कहानी पढ़ना एक बात है, उसके मूल तत्व और संवेदना को अपने श्रोताओं तक पहुंचाना अलग बात है। बतौर श्रोता कहानी के मूल तत्व को ग्रहण करना, उसे समझना अलग बात है। ये तीनों ही बातें अलग हैं, लेकिन एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इसमें कई तरह के मुद्दों को एक साथ उठाया गया है। इसी की संवेदना दूसरी कहानियों से अलग हटकर है। मैं बतौर पाठक इसे भरसक के साथ आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी, लेकिन बतौर श्रोता उसे ग्रहण करने की जिम्मेदारी आपकी भी बनती है। इसमें कुछ ऐसे क्रियाकलापों, कुछ ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल है जिसे स्त्री होने के नाते पढ़ने के लिए थोड़ा मैं आपत्तिजनक समझती हूँ, लेकिन फिर भी शब्द दर शब्द पढ़ने की पहली शर्त इसे यही है कि जस का तस पढ़ा जाए। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हूल जौहार। आज की कहानी का विषय है ओछी जात का। हम बाग में मिले तब उसने कहा, मेरी जिंदगी का ये नया मोड़ है। हम एक होटल में मिले तब उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए जीना चाहती हूँ, तुम्हारी खातिर मरना चाहती हूँ। हम सिनेमा थिएटर में मिले तब उसने कहा, तुम्हारी हंसमुख सूरत ने मुझे जीना सिखाया। हम लॉज के एक बंद कमरे में मिले तब उसने कहा, मेरी जिंदगी में आने वाले तुम सबसे न्यारे पुरुष हो, मैं खुशनसीब हूँ। मैंने नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें पा सकूंगी। मुझे लगता था कि मैं जैसे सपने में हूँ। प्रेम की अनोखी अनुभूति से मेरा पुनर्जन्म हो गया था। मन बेहद संवेदनशील बन गया था। दरअसल ऐसे विलक्षण क्षण की कीमत किसी भी बात से नहीं आंकी जा सकती थी। उससे भी कई गुना हसीन चेहरे हो सकते हैं, लेकिन इस एक चेहरे ने मुझे पागल बना दिया था। दुनिया का कोई भी हुस्न मुझे इस कदर पागल नहीं बना सकता। दुनिया की नजर में वह चाहे हसीन ना भी हो, लेकिन मेरी नजर में वह लाजवाब है। मुझे जीने के लिए सिर्फ वही चाहिए। वह आती है, मैं उससे आकर नाम पूछता हूँ। नाम से तुम्हें क्या लेना देना है? तुम जो चाहते हो वह तो मैं तुम्हें देती हूँ। इस देने का रिश्ता क्या है? मेरे होठों पर दूसरा सवाल आता है। बगैर रिश्ते के भी जिया जा सकता है। उसने दो टुक जवाब दिया। मुझे सब कुछ चाहिए। वे कहती है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारी ये स्टेप बाय स्टेप की भाषा मेरी समझ में नहीं आती। कैसा घूंचू मिल गया है मुझे। उसकी मीठी शिकायत, मैं क्या घूंचू लगता हूँ? मेरी मीठी नाराजगी, नहीं, मेरी चॉइस सही है। उसका जवाब, मेरा संतोष, मैं उसकी चॉइस हूँ। उसने मुझे अपने सुख चैन के लिए मेरा चुनाव किया है। उसके लेखे में मैं एक चीज हूँ, उसकी डिक्शनरी में अर्थात। आदमी को चुनकर उसका बकरा बना देने का यह एक षड्यंत्र है। इसी को मुलायम शब्दों में वह दोस्ती कहती है। मैं इस दोस्ती को चाहता हूँ। बकरा तो बकरा ही सही, मैं उसके हर स्पर्श के लिए उतावला रहता हूँ। नायक को शुरू से ही रिश्ते पर संदेह है, लेकिन वे फिर भी जानते बूझते भी इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए लालायित है, क्योंकि हजारों सालों की गुलामी और जीवन में इन सब चीजों का अभाव रहा है। उसके एक स्त्री का अभाव रहा है। हम दोनों ने एक साथ ही स्कूल में दाखिला लिया था। कक्षा में वह अकेली मुखिया की बेटी, कक्षा में मैं अकेला दलित का बेटा। कभी उसका पहला नंबर तो कभी मेरा। दोनों में पढ़ाई को लेकर होड़ रहती थी। जो लोग मैरिट का रोना रोते हैं वे इस कहानी को जरूर सुने। उसका रूप और मेरी जात, मेरी गरीबी और उसकी अमीरी, दोनों में जमीन आसमान की दूरी थी। वह मन लगाकर गणित के सवाल करती, तब मैं चोरी चोरी देखा करता। एक बार मैंने उसकी नोटबुक ले ली गणित के सवाल करने के लिए। नोटबुक पर उसका नाम था नीलू। मुझे उसके नाम का पता चल गया। मैंने उसके नाम पर धीरे से कलम चलाई, नोटबुक को गालों से लगा लिया, सीने से लगा लिया, फूल की तरह संभाला। मैंने उसे अपनी नोटबुक लौटा दी, उसने मुझे मेरी नोटबुक लौटा दी। मैंने लौटाते समय नोटबुक में मयूर पंख रख दिया था। उसकी दी हुई नोटबुक को मैंने बार बार अलट पलट कर देखा, बार बार जांच की, लेकिन उसने कुछ नहीं दिया था। लेकिन इस नोटबुक को उसने छुआ था। इसमें उसकी नजर छिपी थी। मैं आंख भर नोटबुक को देखता रहा।
पहले ही पन्ने पर मेरे नाम में सुधार किया गया था। अपने शरण कुमार नाम में मैंने कु लिखा था। कुमार में क में छोटे ऊ की मात्रा आती है और हमारे नायक ने बड़े ऊ की मात्रा लगा दी थी। नीलू ने संशोधन कर कुक कर दिया था। उसने भी मेरे नाम पर अपनी कलम चलाई होगी। उसने मेरी जिस गलती को सुधार किया था वह मुझे मीठी लगी। नीलू आज जवान है। आज दोस्त के रूप में मैं उसे ठीक लगता हूँ। हम दोनों बार बार मिलते हैं, बातें करते हैं, एक दूसरे के कंधे पर झुक जाते हैं, एक दूसरे का जूठा खाते हैं। यह बदलाव मेरे लिए अद्भुत है। मैंने स्कूल में नीलू को एक बार अरी कहकर बुला दिया था। तब मास्टर जी ने मुझे सजा दी थी। छात्रों ने हंगामा किया था और मेरी माँ ने मुझे सुनाया था, रे वे पाटिल की बेटी है, अपने ऊंची औकात है, उसके आगे अदब से पेश आना चाहिए, अपनी औकात में रहना चाहिए। नीलू की जात और मेरी जात में सूर्योदय और सूर्यास्त जैसी दूरी थी। उसकी जात प्रतिष्ठित, सम्मानित, उसकी जात गांव के भीतर रहने वाली, उसकी जात के अच्छे मकान, खेती बाड़ी, अमीरी। मेरी जात गरीब, गांव के बाहर रहने वाली, झोपड़ी में, साथ में गधे और सुअर। मेरी जात को ना प्रतिष्ठा ना सम्मान, तिरस्कार का व्यवहार। नीलू के और मेरे रंग में भी हमारी जातियों जितनी दूरी, मतलब एक बुरी और नायक एकदम काला। नीलू की मां हसीन, ताजगी भरी, पूरा गांव उसे मालकिन कहता है और मेरी माँ काली कुरूप, सारा गांव उसे महारिन कहता है। मेरी माँ उनके घर झाड़ू लगाने जाती है। नीलू के पिता रौबदार बड़े आदमी हैं, मेरे पिता उनके नौकर। उसके पिता को गांव मालिक कहता है, मेरे पिता की हेठी करता है, मतलब दुत्कारता फिरता है। गांव वालों के सामने से माँ जाती है और तब माँ का पल्लू और तब सर का पल्लू और खींच लेती है, पैर के जूते निकालकर हाथ में थाम लेती है। मंदिर के सामने से या गांव वालों के सामने से निकलते हुए जूते ना पहनने के रिवाज का पालन करती है। शरण कुमार लिम्बाले जी की जन्म तिथि जो है वो 1956 की है, 1 जून 1956, और इसी तारीख के आसपास 30 जून 1950 की जन्म तिथि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। बेशक 6 साल का डिफरेंस है, लेकिन ये दौर वो था जब देश नया नया आजाद हुआ था और आजादी के बावजूद जो दलित लोग थे, जो पिछड़े हुए लोग थे, उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता था वह इन कहानियों में भरा पड़ा है। उनका बचपन जिन कष्टों के बीच में बीता, उनका जिक्र उनके आत्मकथाओं, उनकी कहानियों में यदा कदा दिखाई देता है। तो आजादी के असल मायने क्या थे? आजादी आखिर मिली किन्हें? मैं स्कूल जाता हूँ और तब उस समय सामने से गांव का कोई सवर्ण औरत सर पर पानी की गागर लेकर आती है तो मैं बाजू हट जाता हूँ, दीवार से सटकर खड़ा हो जाता हूँ और उसे रास्ता देता हूँ, इसलिए कि मेरे स्पर्श या परछाई से उसके पानी को छूत ना लगे। मैं इतनी विनम्रता से पेश आता हूँ कि उसका दिल पसीज जाए। पिता गांव में जाते तब हर एक को जौहार माए बाप कहते हैं। मैं चुपचाप उनके पीछे चलता हूँ, लेकिन आज नीलू चुपचाप मेरे पीछे चली आ रही है। हम घास पर बैठे हुए हैं। पहले भी लेखक की भूमिका में कहा था कि हीरो जो है नायिका के जरिए उसके जिस्म को जब रौंदता है तो वह पूरी व्यवस्था को रौंदने की कोशिश करता है। उसकी जगह उसकी मानसिकता नायिका के शरीर को हासिल करना और उसके पीछे व्यवस्था को रौंदना है। तो ये हमारे नायक की मानसिकता है। वह इसी में खुश है कि कहाँ हम व्यवस्था में सबसे झुके हुए, सबके पीछे चलने वाले, लेकिन आज उसी व्यवस्था की, उसी सवर्ण व्यवस्था की लड़की मेरे पीछे चल रही है। ये उसके आत्मिक संतोष को झलकाता है। नीलू ने कहा, कुछ तो बोलो। मैंने कहा, तुम ही बोलो। उसने पूछा, क्या सोच रहे हो? नीलू को खबर नहीं कि मेरे मन में किस तरह का तूफान उठा हुआ है। नीलू को मेरे साथ किसी ने देख लिया तो गांव में मेरी झोपड़ी को आग लगा दी जाएगी, मेरी मां को नंगा कर दिया जाएगा। इस तरह के विस्फोटक परिणामों के बावजूद मैं नीलू के साथ घूमता फिरता हूँ। मैं एक सांस्कृतिक अपराध कर रहा हूँ। मैं अपनी औकात को भूल रहा हूँ। नीलू और मैं एक ही महाविद्यालय में पढ़ रहे थे। हम हरदम मिलते, बातें करते, लेकिन इधर जो मिलना हो रहा था
उसमें एक खिंचाव है, बातों का अलग संदर्भ है। हम मिलते हैं तब हमारे मन भी मिले हुए होते हैं। हमें अपनी जात याद नहीं रहती, अपने संस्कार रुकावट नहीं बनते। वह उसका बदन मुझे अपना लगता है। विश्वास होता है कि वह मेरे सिवा और किसी की हो ही नहीं सकती। मुझे लगता है कि उस पर मेरा जितना अधिकार है उतना किसी जात, धर्म या माता पिता का भी नहीं है। मैं उसे अपने पास खींच लेता हूँ। उसकी मुस्कुराहट मेरे रोम रोम में चांदनी बो जाती है। नीलू मेरी गोद में पौड़ी हुई है। एक सुंदरता मेरी संगत में खिल रही है। उसकी सुंदरता से मैं चकाचौंध हूँ। यह अद्भुत है कि मेरे जैसे गरीब शख्स से एक सुंदर लड़की चिपक कर बैठ जाए। हजारों बरसों से हमारी हजारों पीढ़ियां नीलू की जात से डरती रही हैं। नीलू की जात ने हमारे स्पर्श और परछाई का भी तिरस्कार किया है। हम हजारों वर्षों से इस स्पर्श के लिए, इस परछाई के लिए कितने प्यासे रहे हैं। तो ये है वह मानसिकता। प्यार से ज्यादा यहाँ पर व्यवस्था को कुचलने का जो नशा है वो हावी है दलित नायक पर। इसे आप प्यार नहीं कह सकते, ये दो व्यवस्थाओं का आपसी टकराहट है। मुझे गर्व का एहसास होता है कि एक सवर्ण नारी मेरे बाहुपाश में है। मैं उसे आलिंगन में लेता हूं, मात्र एक सुंदरता या प्रियतमा के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी जाति की नारी मेरे इतने निकट है। इसे मैं अपने लिए गौरव की बात मानता हूं। इस दृश्य को मेरे पूर्वजों को देखना चाहिए। इस पर खुलेआम बहस होनी चाहिए। प्रेम के कारण व्यक्ति एक दूसरे के पास आ जाते हैं। जात उनको रोक नहीं सकती। प्रेम जाति को नहीं पूछता। प्रेम से जातियां नष्ट हो जाएंगी। प्रेम से जातियां नष्ट हो जाएंगी, लेकिन उसके लिए पहले प्रेम तो हो। नायक को जो प्रेम है वे प्रेम कम, आकर्षण ज्यादा है। व्यवस्था को कुचलने की हड़बड़ी ज्यादा है उसमें, नारी देह को माध्यम बनाकर। मेरा मन रोमांचित हो जाता है। नीलू की देह मेरे निकट आराम कर रही है। मैं नख से शिख तक उसके बदन को चूमता हूँ। मुझे वह पवित्र लगती है। मैं उसे पूजा समझता हूँ। अपनी वर्ण श्रेष्ठता की हजारों सीढ़ियां उतरकर वह मेरे कदमों के पास आ गई है। वे मेरे चरणों को तीर्थ मानती है। मेरे मन में उसके प्रति बहुत सम्मान है। मैं उसके पैरों को भगवान से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। मैं उसके तलुओं को चूमता हूँ। उसके तन पर रोमांच ही रोमांच दिखाई देता है। उसकी यह निरावृत देह किसी लोभनीय कमनीय मूर्ति की तरह लगती है। उसकी छरहरी रानें, वृत्ताकार नितंब, आकर्षक उरोज, कली जैसे होंठ और संभोगोत्सुक आंखें, जन्म जन्म तक जिसे देखते रह जाओ, ऐसी ये अक्षर सुंदरता। मेरे होंठ उसके उदर पर टिके हुए हैं। मैं खुशी से पागल हूँ। उसकी आंखों में समंदर का ज्वर है। मैं आज बहुत खुश हूँ। इतना सुख मुझे पहले कभी नहीं मिला। सेक्स के लिए तुम्हारे जैसे दलित जवान ही बेहतर होते हैं। तुम रसिक भी हो। तो ये है वो मंशा इस नारी की। प्रेम दोनों ही तरफ से नदारद है। जो है वे महज नायक की तरफ से आकर्षण, व्यवस्था को कुचलने की कोशिश, और नायिका की तरफ से प्रेम नहीं, छलावा है। आत्मिक सुख, शारीरिक सुख की भूख उसे ज्यादा है, जिसे वह स्वीकार करती है। उसकी बातें सपने जैसी थी। तृप्ति के तालाब में वह अपने अस्तित्व को खो चुकी थी, पर मैं अपने अस्तित्व को तीव्रता से महसूस कर रहा था। एक बार नीलू के पिता ने ऐसा ही कुछ कहा था। अब भी इन शब्दों की याद आती है। तब मैं और नीलू 5वीं कक्षा में थे। मैं माँ के साथ नीलू के घर चला गया था। माँ नीलू के घर झाड़ू लगा रही थी, जानवरों के गोंठ की सफाई कर रही थी, और नीलू के पिता अपनी चंडाल चौकड़ी से बोल रहे थे, अरे सोने के लिए दलित औरतें ही बेहतर होती हैं। मैं पागल हो जाता हूँ। नीलू हो या नीलू के पिता, दोनों का नजरिया एक ही है। अपने संभोग सुख के लिए वे हमें स्वीकारते हैं। नीलू के पिता मालिक बनकर अधिकार जताएंगे तो नीलू दोस्त बनकर मेरी बाहों में मुझे बाहों में भर लेगी, और हम इसे प्यार समझकर फिदा हो जाएंगे। मेरी नसें तन जाती हैं। मेरे खून में नाग फुंकारने लगते हैं। नीलू की नंगी देह से घिन आने लगती है। नख से शिख तक उसकी देह पर थूकने की इच्छा होती है। मैं उसकी ओर देखता हूं और मुझे शवागार की याद आ जाती है। मैं अपने गांव के महाविद्यालय में पहली बार अपने गांव से महाविद्यालय में पहली बार प्रवेश करने वाले हम दोनों, मैं और नीलू, दोनों MBBS के अंतिम वर्ष में। हमारा नायक पढ़ाई लिखाई में तेज तर्रार है, लेकिन जो जीवन के अनुभव हैं उनमें, खासकर प्रेम के अनुभवों में, तिरस्कृत है।
दोनों एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में। अब मेडिकल कॉलेज में हमारे प्यार के चर्चे हो रहे थे। हम दोनों कई बार साथ साथ नजर आते थे। नीलू और मेरे नाम से दीवारें रंगी हुई थी। नीलू परिवार नियोजन के साधनों का इस्तेमाल कर रही थी, अतः हम मुक्त होकर सुख भोग रहे थे। नीलू सुख से पागल हो गई थी। वह बेहोश सी पड़ी हुई थी। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा और फिर धीरे से उसके पूरे बदन की ओर। मुझे उससे घिन हुई। मैंने उसके नंगे बदन पर शॉल डाल दी। मेडिकल कॉलेज का शवागार में लाशें, शव विच्छेदन करने वाले सीनियर डॉक्टर, शव विच्छेदन, पोस्टमार्टम करना, शवों की चीर फाड़ करना। मैं मनुष्यों की लाशों को देखता हूं, मुझे अपना बचपन याद आता है। मरे हुए जानवर की खाल उधेड़ने वाला मेरा बाप और उस जानवर का पैर पकड़ा हुआ खड़ा मैं। भाषा का फर्क यदा कदा दिखाई देता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और शरण कुमार लिम्बाले जी दोनों की ही भाषा बड़ी ओजपूर्ण है, लेकिन शब्दावली का इस्तेमाल बहुत भिन्न है। जितना खुरदरा और जितना सपाट सीधा शरण कुमार लिम्बाले जी की शब्दावली है, उतनी ही सौम्य मृदु ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की शब्दावली है। उन्होंने कहीं भी अपने पिताजी के लिए पिता या माँ या बाप या इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि शरण कुमार लिम्बाले जी ने इसको हूबहू लिखा है, एज इट इज लिखा है। तो ये बहुत बड़ा फर्क मैं पढ़ते वक्त देख रही हूं। सीनियर डॉक्टर मृत नारी का देह विच्छेदन कर रहे थे। उनकी सहायता के लिए जो नौकर थे वे दलित थे। उन्होंने ऐसी कई रूपसियों की नंगी देह देखी होगी। कभी कभी मुझे बुला लेते। सर, इस औरत ने मुझे ओछी जात का कहा था। आज शव विच्छेदन के वक्त वह मेरे हाथों में है। मुझे वहशी खुशी मिल रही है। मेरे मन में जो चल रहा था उसका पता अगर नीलू को चले तो मेरी और नीलू की दोस्ती की खबर गांव तक पहुंच ही गई। मेरे पिता को नौकरी से निकाल दिया गया। मेरी मां को हवेली में बुलाकर निर्वासन कर पीटा गया। मौत के डर से वे भाग आए हैं। मैं सन्न रह गया हूं। नीलू मिलती है, उसे मैंने सब कुछ बता दिया। वह संजीदा हो जाती है। शरण, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। गलती मेरी है। हम दोनों की जातियां अलग हैं। मैंने सिर्फ दोस्ती के नाते तुम्हें चुना था, जीवन साथी के रूप में नहीं। खुशी तुम्हें भी मिल गई और मुझे भी। अब हम अलग हो जाएंगे। तुम्हारी और मेरी शादी नहीं हो सकती। मैंने इस दृष्टि से कभी भी सोचा भी नहीं। तुम अपनी जाति के बारे में क्यों नहीं सोचते? अपनी जात को याद कर और मुझे भूल जा। नीलू की बातों से मेरे मन में दरार पड़ जाती है। तो ये है वे प्रेम या छलावा जो हमारा नायक जिसके सम्मोहन में बंधता है, लेकिन अंततः उसका ये सम्मोहन टूटता है, भंग होता है। मनुवाद की पोषक नारियां भी होती हैं। इससे ये भी बात पता चलती है, सिर्फ पुरुष ही नहीं, नारियां भी इसका भरपूर लाभ उठाती हैं, इस मनुवाद का, इस सवर्णवादी व्यवस्था का। मां का विलाप याद आता है। पिता का विवश चेहरा नजर के सामने आता है। उन्हें गांव से निकाल बाहर कर दिया गया और वे सब कुछ नायक की बदौलत। अब नायक को अपने पर रिग्रेट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे खुशी है कि उसने व्यवस्था को कुचला। ये एक अजीब किस्म की मानसिकता है जो शायद एक खास परिवेश में पले बड़े होने की वजह से नायक की बनी है। मैं पाटिल के घर में घुस जाता हूँ। पाटिल आराम कर रहे हैं। मैं आसानी से उसके पलंग के पास पहुंच गया। पाटिल परेशान। मेरी 1000 पीढ़ियों में किसी ने हवेली के अंदर इस तरह प्रवेश नहीं किया था। जो कोई आया वे झाड़ू लगा नहीं आया, लेकिन मैं निडर होकर आ गया। ये शायद शिक्षा के संस्कार भी हैं जो उन्हें इस तरह निडर बना देते हैं। मैरिट का जो लोग राग अलापते हैं, हमारा नायक उस को तोड़कर, उस दायरे को तोड़कर, लांघ कर उससे बाहर निकल गया है। वे पढ़ाई में होशियार है। बिना किसी की परवाह किए पाटिल मेरे सामने खड़े थे। मेरे माँ बाप को मिली यांत्रणा मुझे हैवान बना रही थी। नीलू के इनकार ने मुझे उकसाया था। मैंने पाटिल के मुंह पर बता दिया, मैं तुम्हारी बेटी को भगा ले जाऊंगा, वह मेरी है। ये रहे उसके प्रेम पत्र। पाटिल के हाथ में नीलू की चिट्ठियां दे दी और जोश के साथ हवेली से बाहर आ गया। मगरूर पाटिल के हाथ में मैंने उसकी लड़की के प्रेम पत्र दे दिए। उसे चिल्ला चिल्ला कर बता दिया कि तेरी बेटी मेरे जैसे शूद्र की शैया पर रही थी। हवेली हिल गई। खानदानी दहलीज कांप उठी। मेरे अक्खड़ बर्ताव से पूजा स्थान रोने लगा।
पाटिलनी ने मेरे पैर पकड़ लिए। मैं पत्थर की तरह निष्ठुर खड़ा रहा। मेरी माँ ने भी ऐसे ही पैर पकड़े होंगे, लेकिन पाटिल ने उसे बेरहमी से पीटा। मुझे भी कोई दया ममता नहीं आई। पाटिल जरूर आग में जल रहा था। नायक को इसी बात की खुशी है कि हजारों वर्षों का जो संताप है वो आज किस तरह लावा बनकर फूट रहा है। लेकिन नायक ये नहीं जानता, किसी स्त्री के शरीर को रौंद कर यह व्यवस्था खत्म होने वाली नहीं है। ये क्षणिक सुख जरूर हो सकता है, लेकिन ये व्यवस्था से लड़ने का सही तरीका नहीं है। मैं वापस शहर पहुंच गया। नीलू की सहेलियों से पता चला कि उसे उसके पिता ने वापस बुला लिया है। अब क्या होगा, इस सोच में मेरी भूख प्यास मिट गई, नींद उड़ गई। मैंने खलनायक सा बर्ताव किया। कई पीढ़ियों तक उन्होंने ऐसा ही बर्ताव किया था, आज मैंने किया। तो ये बर्ताव सही नहीं है। जब हम बोलते हैं कि हमारे साथ इस तरह का बर्ताव होता है और एक गलत है, और बदले में यदि हम करते हैं तो हम भी गलत ही साबित होते हैं, सही नहीं। यह सांस्कृतिक प्रतिशोध था। मेरे और नीलू के संबंधों को लेकर खुली बहस होनी चाहिए। लोगों को पता चले कि अब शूद्रों की चैया पर सवर्णों की औरतें आ रही हैं, अपनी खुशी से नंगी हो रही हैं। शूद्र सवर्णों की तरह औरतों को खींच कर नहीं लाते, ना जबरदस्ती से उन्हें नंगा करते हैं। मेरे सामने नीलू की हवेली और हमारे डॉक्टर थे। शवागार जाना था। फोन की घंटी बजी। नीलू के हार्ट अटैक की खबर थी। मैं बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ? मेरा शक्तिपात हो गया। चेहरा काला पड़ गया, बोलती बंद हो गई, अजीब हालत हो गई। मतलब थोड़ी देर पहले जो वेग था भावनाओं का, वो अचानक ठंडा पड़ गया प्रेयसी की मौत की खबर सुनकर। पाटिल ने ही नीलू को मार डाला होगा। शूद्र के साथ प्रणय उसे गवारा नहीं हुआ होगा। खानदान की इज्जत मानो मिट्टी में मिल गई। मैंने फोन उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर घुमाया, पुलिस को शक बताया। इस उम्र में हार्ट अटैक कैसे संभव है? आप लाश को कब्जे में ले लें। हमारा नायक एमबीबीएस का छात्र दिखाया है और नायिका भी छात्रा रही थी, इसीलिए नायक जानता है कि इस उम्र में हार्ट अटैक नहीं आता। एक हृष्ट पुष्ट शरीर में हार्ट अटैक नहीं आ सकता। और इस कहानी को पढ़ने से पहले मेरी यही सोच थी कि जो ऑनर किलिंग की हरकतें होती हैं वे शायद उत्तर भारत में ही सिमटी हुई हैं, लेकिन इसको पढ़कर पता चला कि कहीं भी कोई भी क्षेत्र हो, भारत के अंदर सभी एक ही तरीका का नजरिया रखते हैं स्त्रियों को लेकर। ऑनर किलिंग के नाम पर हजारों स्त्रियां मार डाली जाती होंगी इस तरह। मेरे सामने नीलू की सहेली और हमारे डॉक्टर थे। शवागार जाना था। फोन की घंटी बजी। नीलू के हार्ट अटैक की खबर थी। मैं बर्बाद हो गया। ये कैसे हुआ? मेरा शक्तिपात हो गया, चेहरा काला पड़ गया, बोलती बंद हो गई, अजीब हालत हो गई। पाटिल ने ही नीलू को मार डाला होगा। शूद्र के साथ प्रणय उसे गवारा नहीं हुआ। खानदान की इज्जत मानो मिट्टी में मिल गई। मैंने फोन उठाकर पुलिस स्टेशन का नंबर घुमाया, पुलिस को शक बताया। इस उम्र में हार्ट अटैक कैसे संभव है? आप लाश को कब्जे में लें। मैंने ये शब्द दोबारा पढ़े हैं, इंटेंशनली पढ़े हैं, ताकि आप इसे ढंग से समझें। मैं शवागार में खड़ा, नीलू की नंगी लाश सामने, मेडिकल कॉलेज में शोर, बाहर भीड़, डॉक्टर आए नहीं, पुलिस का कड़ा बंदोबस्त, दलित लड़के और एक लाश ले आए। 4-5 लाशें शव विच्छेदन के लिए आई थी। मैंने नीलू की लाश को आखिरी बार चूमा, उसके होठों को बंद किया, आंखें बंद की, लाश पर थूक दिया। मृत शव देखकर हमारे नायक को दया आई, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच बदलती है कि ये वही है जिसने मेरा इस्तेमाल किया, मेरी भावनाओं के साथ जो खेली। डॉक्टर आ गए, मैं बाहर आ गया। भीड़ में बेचैनी थी। मैंने किसी से भी नजरें नहीं मिलाई, सीधा बाहर चला गया। ना मैं अपने रिश्तेदारों की तरह रो सकता था, ना शवागार के दलित नौकरों की तरह खुश हो सकता था। तो ये एक अजीब सी मनस्थिति में आपको लेके जाती है। समझ नहीं आता कि इसकी व्याख्या किस तरह की जाए। एक साथ ही इतने सारे मुद्दों को उठाती है, इसमें वर्ण व्यवस्था भी है, उसके खिलाफ लड़ने का तरीका जो है वो मुझे सही नहीं लगा। मैं पहले भी हर कहानी में बोल चुकी हूँ, लेखकीय भूमिका में भी मैंने ये बात कही थी कि नायक को ये तो मालूम है कि मालिक उसकी बहू बेटियों के साथ क्या करता है, और ये भी मालूम है कि उसे मालिक की बहू बेटियों के साथ क्या करना है, लेकिन अपने घर की औरतों की जब हकमारी करते हैं तब क्या होता है। लेखकीय भूमिका में इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा करी थी।
तो ये सब तरीके जो हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं। जिन चीज़ों को हम अपने नज़रिए से गलत कहते हैं, वही यदि हम करें तो सही कैसे हो सकती हैं? इस बाबत आप लोग सोचिएगा ज़रूर। बतौर श्रोता अपनी ज़िम्मेदारी आप भी निभाइए। सिर्फ मैं यहाँ पाठन नहीं करती, मेरी कोशिश होती है कि एक सोच को जो अलग-अलग क्षेत्रों में बिखरी हुई है, उसे आप लोगों के सामने लेकर आऊँ कि किस जगह किस तरह का व्यवहार होता है, कब होता है और उसके खिलाफ किस तरह का प्रतिशोध या भावना अ, सामने आ रही है। तो ये महज पाठन नहीं होता, तरह-तरह की संस्कृतियों को मैं आपके सामने लाकर रखती हूँ। उत्तर भारत में इस तरह का मैंने अभी तक पढ़ा नहीं। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मैंने जितना भी पढ़ा, इस तरह की कोई कहानी उसमें फिलहाल थी नहीं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगले एपिसोड में आपके सामने दूसरी कहानी लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।